Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the polity section. Next part, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की जो परिषद है उसको हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की भूमिका होती है केंद्र सरकार में, बिल्कुल उसी तरीके से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। यानी अपने मंत्रिपरिषद का वो मुखिया होता है। उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद किस लिए होती है? ये सलाह देने के लिए होती है। किसको? राज्यपाल को। मंत्रिपरिषद सलाह देती है राज्यपाल को। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी मंत्रियों को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लेकिन ऐसे केस में वो 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता है। यानी कि 6 माह पूरे होने पर या तो वो पद से हट जाएगा और या तो उस सदन की सदस्यता उसको लेनी होगी। तो इस तरीके से वो मंत्री पद पर आगे बना रहेगा। फिर आगे है मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ऐसे ही जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री वाली, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है यानी जिम्मेदार है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर विधानसभा में उसको बहुमत है तब तक ये सरकार चलती रहेगी, और जब विधानसभा में बहुमत नहीं होगा, उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि अगर विधानसभा में अविश्वास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो सरकार आगे नहीं चल पाएगी। तो इस प्रकार से ये मामले हैं। अब आते हैं राज्य विधायिका। जैसे हमने देखा था कि उधर संसद थी केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में संसद थी और उसके 2 सदन थे। एक था लोकसभा और एक था राज्यसभा। ये 2 सदन थे। लोकसभा निचला सदन था और राज्यसभा उच्च सदन था संसद में। बिल्कुल ऐसे ही राज्य विधायिका में 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। लेकिन ध्यान रहे कि जो विधानसभा है ये निचला सदन होता है, ये निम्न सदन होता है। और ये उच्च सदन होता है। उच्च सदन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो सदस्य आते हैं ये जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं। निम्न सदन में, विधानसभा में जो सदस्य आएंगे वो आम लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं। तो इसको हम कहते हैं निम्न सदन। ताकतवर सबसे ज़्यादा कौन है? निम्न सदन है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना जाता है। धन विधेयक इसी में पारित किया जाएगा। यानी कि जो धन के मामले में जो सदन ताकतवर है वो निम्न सदन है, विधानसभा। उच्च सदन यानी विधान परिषद नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये उच्च सदन, विधान परिषद हर राज्य में होते नहीं हैं। केवल 7 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
ये 7 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। अदरवाइज बाकी में एक ही सदन विधानसभा ही होता है, विधान परिषद हर जगह नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि टोटल पूरे भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। अदरवाइज सबके पास क्या है, केवल विधानसभा होती है, 2 सदन नहीं होते हैं सभी में। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 30 साल है। विधान परिषद का जो कार्यकाल है सदस्य का 6 वर्ष का होता है और दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद में नए सदस्य आ जाते हैं निर्वाचित होके। तो ये सदन हमेशा चलता रहता है। ये विधान परिषद है, बिल्कुल ये राज्यसभा के जैसे है। इसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे? साहित्य में जो प्रवीण हो, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में, सहकारी आंदोलन, ये जो क्षेत्र हैं इनमें कोई काम करने वाला अच्छा व्यक्ति, उसको राज्यपाल विधान परिषद में नियुक्त कर देते हैं। कितने? 1/6 सदस्यों को। अगर टोटल विधान परिषद में 60 लोग हैं तो 1/6 का मतलब है 60 का 1/6 यानी 60 गुणे 1/6, 10 सदस्य, यानी 10 सदस्य को ऐसे नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनको चुनाव नहीं लड़ना है, बिना चुनाव लड़े ही। ये विधान परिषद में नियुक्त करता है राज्यपाल। विधान परिषद का काम क्या है फिर? विधान परिषद अभी जैसे हमने देखा ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है निचली सदन है, जिसको हम कहते हैं विधानसभा। लेकिन फिर भी ये जहाँ पर है, जिन राज्यों में है, जैसे 7 राज्य में है, बाकी तो में है ही नहीं, तो ये अधिकतम 4 माह तक के साधारण विधेयक को रोक सकती है और अगर धन विधेयक है तो उसको 14 दिन तक रोक सकती है। तो एक ये सलाहकारी सदन है और विलंबनकारी है, यानी थोड़ा टाइम बढ़ा देता है बस। कैसा बढ़ाता है कि साधारण विधेयक के मामले में 4 महीने और धन विधेयक के मामले में कुल मिला के 14 दिनों तक। इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये हो गया ये विधान परिषद के बारे में। अब आते हैं विधानसभा। ये विधानसभा जैसे हमने कहा कि ये निचला सदन है, लोअर हाउस है ये, और ये लोअर हाउस ये जनता का सदन है, जनता चुनती है इसको। धन विधेयक इसी में पारित होता है। ये सबसे ताकतवर है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राज्यपाल इससे पहले भी इसको विघटित कर सकता है, 5 साल से पहले भी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 होंगे, यानी कम से कम 60 सदस्य और अधिकतम 500। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 40 हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं। विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मताधिकार कौन मताधिकार है? जो 18 साल के लोग हैं वो चुनाव में वोट देते हैं। 18 साल वाले लोग चुनाव में वोट देते हैं, जैसे हम लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं जब विधानसभा का चुनाव होता है वही। तो उस तरीके से उनका चुनाव होता है, तभी तो विधायक बनते हैं, जब चुनाव में हम लोग वोट देते हैं तब। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है, यानी 25 साल का कोई आदमी
एमएलए बनने के लिए वो अपना आवेदन कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। देखते हैं केंद्र राज्य के संबंध। ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होते हैं। जैसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर है और राज्य सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत में जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन। ये कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन क्या है कि केंद्र और राज्य के संबंध, ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्य के गुलाम हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। राज्य की अपनी सीमाएं हैं, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन हाँ, यह है कि कई मामलों में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे केंद्र सरकार राज्य को कई निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार के पास में जो पैसा इकट्ठा होता है वो राज्यों को कई आपदा में देता है। तो बहुत सारे मामले में हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों के पास कोई ताकत नहीं है। राज्य सरकारें संविधान के दायरे में रहते हुए उनके पास भी अधिकार हैं, और इसी बात को संघीय शासन कहा गया है। संघीय शासन का मतलब है कि केंद्र के पास अलग ताकत है और राज्य के पास अलग ताकत है। इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघीय शासन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, समझने की बात है, संघीय शासन फेडरल स्ट्रक्चर को समझने की बात है कि इसमें कुछ शक्तियां तो केंद्र के पास हैं और कुछ राज्य के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि केंद्र के पास है कि राज्य के पास है, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। यानी कि जो हमने कभी बात किया है 3 सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो जो इसके पहले के बातचीत में हमने ये तय किया है कि 3 जो अनुसूचियां हैं, एक तो राज्य सूची, उस पर राज्य कानून बनाते हैं, और जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, और जो समवर्ती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएं और दोनों में विवाद हो जाए एक ही मामले पर, तो उस समय केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो प्रभावी होगा, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होगा। ये कहने का अर्थ है। तो जो हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसकी विशेषताएं क्या हैं ये समझना है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि जैसे अभी हमने बात की है कि केंद्र की शक्तियाँ बिल्कुल अलग हैं और राज्य की अलग हैं, दोनों में ओवरलैपिंग नहीं है। दोहरी सरकार होती है, यानी केंद्र की सरकार होगी और राज्यों की सरकार होगी, अलग अलग सरकारें होंगी। इन दोनों में ऐसा नहीं कि केंद्र की सरकार राज्य में हस्तक्षेप करे और राज्य की सरकार केंद्र में हस्तक्षेप करे। और दूसरा है कि लिखित संविधान। तो एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब यह है कि उसमें कोई अपने मन से कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, जो भी है लिखित है। ये हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर संघीय व्यवस्था की एक बहुत ज़रूरी बात है। एक तो शक्तियों का बंटवारा है कि केंद्र की शक्ति अलग, राज्य की अलग। दूसरा दोहरी सरकार है, यानी केंद्र की सरकार अलग, राज्य की अलग। तीसरा लिखित संविधान है। चौथा एक संघीय न्यायपालिका जो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। ये न्यायपालिका एक बहुत बड़ा तत्व है। जैसे हम पहले सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते समय हम देखे हैं कि जो न्यायपालिका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गए, ये किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करते हैं। सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र काम करते हैं। सरकार इन पर कोई दबाव नहीं दे सकता है। सरकार के खिलाफ भी ये निर्णय लेते हैं और डिसीजन देते हैं।
तो ये हुई निष्पक्ष, यानी किसी का पक्ष नहीं लेगी, और स्वतंत्र, इस पर जिन पर कोई बाहरी ताकत नहीं होगी, चाहे जो सरकार हो। तो ये एक न्यायपालिका की व्यवस्था किस लिए है कि जो केंद्र और राज्यों के संबंध हैं, इनमें कोई किसी को किसी में दखल ना दे। इसके लिए अगर कोई मामले होते हैं तो कोर्ट उसके लिए है। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए अक्सर करके टकराव होते रहते हैं, इसलिए उनको सुधारने के लिए एक सरकारी आयोग बना था 1983 में, दूसरा पुंछी आयोग बना था 2007 में। ये आयोगों ने कुछ सुझाव दिए थे कि केंद्र और राज्य के संबंध को किस तरीके से बेहतर किया जाए, ये याद रखने की बात है। फिर आता है कि जो संघीय व्यवस्था है भारत की, इसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं। ये संघीय और एकात्मक बिल्कुल उल्टा व्यवस्थाएं हैं। एकात्मक व्यवस्था कैसी होगी कि केवल ही केवल केंद्र सरकार होगी, उसमें राज्यों की सरकारें वही काम करेंगी जो केंद्र कहेगा। और जो संघीय व्यवस्था है ये बिल्कुल उल्टी व्यवस्था है। ये इसमें केंद्र के बिल्कुल शक्तियाँ अलग हैं, राज्य की शक्तियाँ अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि भारत में एकात्मकता के लक्षण हैं, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है कई मामलों में। कहाँ कहाँ पर? जैसे समवर्ती सूची पर अभी हमने बात की थी कि कानून तो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव हो जाए तो किसके कानून हावी होंगे? केंद्र सरकार के तो केंद्र वहाँ पे प्रभावी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र की शक्ति है, अनुच्छेद 250 ये कहता है। जैसे हमने आपात की बात की थी तो उसमें एक राष्ट्रीय आपात जो था 352 के तहत, उस आपात के लागू होने पर जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर भी केंद्र की जो संसद है कानून बना सकती है। राज्य की सहमति के बिना उनके क्षेत्र नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता है और उसकी सीमा को घटाया भी जा सकता है, यानी कि अगर संसद चाहे, यानी केंद्र सरकार अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश की सीमा को बदल सकती है, उत्तर प्रदेश की सीमा को कम कर सकती है, उत्तर प्रदेश की सीमा को बढ़ा सकती है, उसके नाम को बदल सकती है। तो ये सब केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां हैं, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कई मामलों में राज्यपाल को कहा जाता है कि केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये, और उसमें यह भी है कि प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राष्ट्रपति के, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो ये ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं कि केंद्र के हित में हो, ये आरोप लगाया जाता है। अच्छा, अभी हमने जो देखा एकात्मकता के लक्षण जो भारतीय संघीय व्यवस्था में, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एकात्मकता के लक्षण, ये किस लिए हैं? ये एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बात की है कि केंद्र सरकार प्रभावी हो जाता है अगर कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकराव होता है। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी सरकार, कोई भी राज्य केंद्र सरकार से नाराज़ होकर वो एक घोषणा कर सकता था कि हम अलग हो रहे हैं, हम अपना अलग देश बना लेंगे, तो देश टूट जाता, बिखर जाता देश। उसको एक बनाए रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए केंद्र सरकार के पास यह शक्ति होना जरूरी है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करने देगी। कल को तमिलनाडु, अक्सर करके तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका के मामले पर उलझ जाते हैं। श्रीलंका में जब वो जाते हैं सीमा में तो पकड़ लिए जाते हैं और इससे विवाद हो जाता है, तो केंद्र सरकार के साथ में उसका टकराव होता रहता है। वेस्ट बंगाल के साथ में जो बांग्लादेश की जल बंटवारा है, नदी जल बंटवारा, उसको लेके विवाद होता रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार से इसका टकराव होता रहता है। तो अगर ऐसे में
ये व्यवस्था ना होती, केंद्र सरकार अगर ताकतवर नहीं होता, तो ये सरकारें कह सकते थे कि हम अलग हो रहे हैं, लेकिन ऐसा संविधान करने नहीं देगा। अगर ऐसी कोई घोषणा करेगा तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करके उस सरकार को भंग कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखा जाए, देश टूटने न पाए, इसलिए ज़रूरी है ये। तो कहा गया कि भारत का जो संघवाद है वो किस तरीके से सहकारी संघवाद है, यानी यहाँ पर सहयोग की भावना है। जैसे राज्यों में अगर कोई विपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है किसी राज्य में, तो केंद्र सरकार उसको मदद करता है। जैसे बिहार में बाढ़ आ गई, या महाराष्ट्र में भूकंप, या और गुजरात में भूकंप, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहाँ जान माल के नुकसान हो, क्षति हो, तो वहाँ पर केंद्र सरकार मदद करती है, यानी ये सहकारी संघवाद है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार रिजिड होती है, केंद्र सरकार उसमें सहयोग करती है उस राज्य सरकार को। आते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ये संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अंतर का मतलब एक दूसरा, राज्य एक दूसरे राज्य। अंतर्राज्यीय का मतलब जो सभी राज्यों को मिला जुला करके एक परिषद बनाई गई। कब? 1990 में। किसने बनाया? राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की काम क्या है इसका? ये राज्य में तालमेल बैठाना, किसी राज्य में कोई विवाद हो तो उसको सुलझाना। इसमें जो अध्यक्ष होंगे ये प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जो इसके सदस्य होंगे वो सारे मुख्यमंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होंगे। सभी प्रशासक, जैसे जम्मू कश्मीर के प्रशासक या और भी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक, और जितने मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस परिषद में जो भी मामले मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सके। इस परिषद के काम क्या हैं? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना है और उन पर सुझाव देना है, ताकि राज्यों के बीच में कोई विवाद न खड़े हों। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो चलता रहे, इसलिए। और इसके क्या काम हैं? अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों, कार्यवाहियों में समन्वय के लिए संस्तुति करना, रिकमेंडेशन देना, केंद्र या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित मामलों की जांच करना और विचार विमर्श करना। तो इस तरीके से मान लो कि पोलियो के मामले ज़्यादा आने लगे या कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा आने लगे, तो उनको कैसे निपटारा किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, इसके लिए समन्वय, तालमेल जो सबके हितों में हो, ऐसा विचार विमर्श का एक मंच है ये। अब आता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का भी उल्लेख नहीं है संविधान में, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसकी स्थापना की गई है कानून के द्वारा। कौन से? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उसी कहते हैं क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। और इस तरीके से भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। आता है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में 1950 में नीति आयोग, उस समय योजना आयोग इसका नाम होता था। योजना आयोग के नाम से एक संस्था बनाई गई थी जो कि देश के
विकास को और उसके प्रारूप को तय करती थी कि विकास देश में कैसे हो, गरीबी को कैसे हटाया जाए और आय लोगों की कैसे बढ़े, स्वास्थ्य लोगों के कैसे बढ़े, शिक्षा में विकास कैसे किया जाए, क्या चुनौतियां हैं, ये सब प्लानिंग करने के लिए योजना आयोग बनाया गया था। और 2015 में इसको समाप्त करके इसी के जगह पर एक नीति आयोग बनाया गया। काम लगभग वही है जो प्लानिंग कमीशन करता था। इसका नाम नीति आयोग पड़ा। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नाम पड़ा, नीति आयोग। ये 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो एक ये केंद्र और राज्य के लिए थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक का मतलब है कि वो विचार विमर्श करता है कि किसी राज्य को, जैसे अभी हमने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन का काम था वही काम ये नीति आयोग करता है, केवल इसका नाम बदल गया है, कुछ थोड़े बहुत कार्य करने के तरीके बदल गए हैं। तो ये थिंक टैंक का काम करता है कि विकास कैसे किया जाए। और इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपाल। और यह राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तैयार करता है नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास का एजेंडा यानी कि जो देश का विकास होना है, किस तरीके से विकास होना है, देश को क्या प्राप्त करना है, ये सारे एजेंडे तय करता है नीति आयोग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना है, और इसके पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग। थोड़ा बहुत बदलाव करके उसी का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन काम सारे वही हैं जो प्लानिंग कमीशन पहले करता था। नीति आयोग की संरचना, कि नीति आयोग में कौन कौन होते हैं। इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हमने बात किया है, ये तो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें एक प्रशासकीय परिषद होती है। इसमें सभी मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं। ये प्रशासकीय परिषद में शामिल होते हैं, और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। ये प्रधानमंत्री इनको नामित करते हैं। जैसे अगर कोरोना वायरस के मामले में कोई बैठक करनी है, तो उस समय जो देश के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको उसमें बुलाया जाएगा। उपाध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के। पूर्णकालिक जो सदस्य होंगे, पूर्णकालिक का मतलब जो हर समय काम करते रहेंगे, 5 होंगे। अंशकालिक यानी कि जो कभी थोड़े दिनों के लिए काम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, वो अंशकालिक सदस्य हुए। वे 2 पदेन सदस्य होते हैं, तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक होते हैं। क्योंकि ये थिंक टैंक है, तो जो भी विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे वो होंगे। और पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं, 4 केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं, ये पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव स्तर के, केंद्र के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ रहे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के। तो ये सब जो बातें ऊपर कही गई हैं, ये नीति आयोग के बारे में है कि नीति आयोग की संरचना कैसी है, नीति आयोग का काम क्या है, और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो ये 2015 में हुई है। इस तरीके से ये नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए। पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? जैसे हम गाँव में देखते हैं कि प्रधान होते हैं, और ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला में जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। इसी व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव में जो सरकार का सबसे निचला स्तर है, जिसको हम तीसरे स्तर की सरकार कहते हैं। एक तो हो गई केंद्र सरकार,
दूसरी हो गई राज्य की सरकार, और स्थानीय सरकार तीसरी। स्थानीय सरकार में ये पंचायती राज व्यवस्था आती है, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों को अपने तरीके से शासन को चलाएं, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। तो आज के जो चुनाव होते हैं, जब प्रधान चुने जाते हैं, गांव के प्रधान चुने जाते हैं, तो लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, और जब कोई गांव के काम होने होते हैं तो लोगों की राय के अनुसार जो गांव का प्रधान होता है वो कार्य को अंजाम देता है। जैसे सड़क बनाना है, नहर खुदवाना है कहीं पे, या फिर तालाब खुदवाना है, या कोई सड़क का की रिपेयरिंग करानी है, तो ये सब काम ग्राम प्रधान करता है। इसी व्यवस्था को कहा गया पंचायती राज। लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के संगठनों को वास्तविक शक्तियां देकर लोकतंत्र को ग्राम स्तर पर लेके जाना है, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी हो गांव के स्तर पर चली जाए, यानी गांव के लोग भी शासन में भागीदार हो जाएं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई, क्योंकि हर आदमी केंद्र सरकार में शामिल नहीं हो सकता है, हर आदमी राज्य सरकार में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन जो गांव का शासन है तो ग्राम प्रधान हर आदमी उसमें भागीदारी कर सकता है। किस तरीके से, वोट दे करके अपने हिसाब से अपने प्रधान को चुन सकता है, और उसके अनुसार अपने जो कार्य सौंपे गए हैं वो कार्य करा सकता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। इसके बाद में इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अनुच्छेद 40 के अनुसार, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 40 है, ये पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है कि पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं को आकार प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर सबल लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। तो एक समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता की, BR मेहता समिति इसको कहते हैं, बलवंत राय मेहता, BR मेहता समिति। इसने ग्राम स्तर पर जो संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत, इस पर उन्होंने जोर दिया, ताकि ग्राम के स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाया जा सके। इसका लक्ष्य यह था कि लोगों को विकास और योजनाओं से जोड़ना है, ताकि अफसरशाही पर निर्भरता कम किया जा सके। जैसे वैसे है, जो जिला के DM होते हैं वो अपने तरीके से विकास करें, लेकिन जब गांव के लोगों को ज़रूरत है किसी पुलिया या किसी खड़ंजे के निर्माण की, तो उसको जिला अधिकारी नहीं जानता है, इसको गांव के लोग ही जानते हैं, और गांव के लोग अपने प्रधान से कह करके और उस काम को सरकार के जरिए करा लें। ये है पंचायती राज का उद्देश्य। समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिशें की गई थी, यानी कि गांव के स्तर पर अभी हमने जो बात की है ग्राम पंचायत, इसमें कौन होते हैं, जो ग्राम के जो प्रधान होते हैं वो इसके मुखिया होते हैं। ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिनको हम प्रमुख कहते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर ये हो गए पंचायत समिति, और एक जिला स्तर पर जिला परिषदें होती हैं। तो 3 तरीके की ये पंचायतें हो गई, एक तो गांव की पंचायत, एक तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत, और एक जिला पंचायत। एक समिति थी अशोक मेहता, इन्होंने कहा था कि केवल द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई जाए, यानी कि एक तो ग्राम स्तर पर, एक जिला स्तर पर। इन्होंने कहा कि एक जिला स्तर पर पंचायत हो और एक ग्राम स्तर पर हो। बीच वाली जो ब्लॉक स्तर वाली है उसको इन्होंने कहा छोड़ दिया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने यह रिकमेंडेशन किया था। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। एक समिति बनाई गई LM सिंघवी समिति। तो इस समिति ने कहा कि जो पंचायती राज है इसको संविधान में शामिल कर लिया जाना चाहिए।
संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा मुद्दा जो संविधान में दर्ज हो जाए, संवैधानिक दर्जा मिल जाए कि उसमें कोई किसी तरीके से नरमी या किसी तरीके से ढील नहीं होनी चाहिए, जो संविधान में दर्ज हो जाएगा। अब देखते हैं ग्राम सभा, यानी कि जो ग्राम की जो पंचायत होती है, सभी गांवों की एक ग्राम सभा होती है। जो जिस ग्राम में रहता है उसकी ग्राम सभा का कुछ नाम होगा, और उस ग्राम सभा ये पंचायती राज व्यवस्था की पहली इकाई है, ग्राम सभा। ये एक सामान्य निकाय है। इसके सदस्य एक ग्राम पंचायत के भीतर निवास करने वाले निर्वाचक मतदाता होते हैं। यानी कि जो ग्राम सभा में मान लीजिए कि 400 लोग हैं, 400 लोग हैं किसी ग्राम में, तो ये 400 लोग जो वोट देते हैं, ये सारे वोटर उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जितने भी मतदाता हैं, पंचायत सदस्यों का जो चुनाव करते हैं, उसके ये सारे सदस्य होते हैं। 400 के 400 जितने वोट दिए हैं उस ग्राम सभा में, और ये सभी सदस्य अपने विकास कार्यों को ग्राम प्रधान के जरिए कराते हैं। हालांकि अधिकांश गांवों में जागरूकता न होने के कारण से प्रधान को सर्वोपरि मान लिया जाता है, और जो लोग होते हैं जिन्होंने वोट दिया होता है, जो वोटर्स होते हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, वो अपने काम नहीं करा पाते हैं ग्राम प्रधान से। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी वोटर हैं वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य हैं, और वो अपने तरीके से काम करा सकते हैं। अगर वो नहीं करता है ग्राम प्रधान तो इसकी शिकायत की जा सकती है, और यहाँ तक ये भी व्यवस्था है कि ग्राम प्रधान को हटवाया जा सकता है उसके 5 साल पूरे होने से पहले भी। अगर जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, मान लीजिए 400 वोटर हैं, उनमें से अगर प्रस्ताव रखते हैं, एक निश्चित परसेंटेज में प्रस्ताव रखते हैं कि इस जो हमारे जो ग्राम प्रधान चुने गए हैं, इन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है या ग्राम सभा की ज़रूरत के अनुसार काम नहीं किया है, तो इनको हटाया जाए, इनके जगह पर दूसरा चुनाव कराया जाए और दूसरे प्रधान को हम चुनेंगे। ये भी व्यवस्था है। तो ये है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम पंचायत, ये जो ग्राम पंचायत है, हर जगह पे लिखा होता है ग्राम पंचायत, और मान लीजिए किसी का नाम है सहरसा, तो लिखा होगा ग्राम पंचायत सहरसा। ऐसे जिसका जहाँ पे जो नाम होगा, वहाँ पे हर जगह पे एक बिल्डिंग बनी होती है जैसे स्कूल टाइप की, और वहाँ लिखा होगा ग्राम पंचायत ये, ग्राम पंचायत बी, ऐसे ही उसका नाम लिखा होगा। तो ये ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज का पहला स्तर है। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा गुप्त मतदान करके इसके सदस्यों का चुनाव होता है। सभी लोग वोट देने जाते हैं। तो जब प्रधान बनने का जब चुनाव आएगा, तो जो वोट देने जाते हैं ये सारे सदस्य जाते हैं अपने अपने ग्राम प्रधान को चुनने के लिए। पंचायत समिति, पंचायती राज में पंचायत समिति को मध्य स्तर कहा जाता है। इसे जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत आदि भी कहा जाता है अलग अलग जगहों पर। तो ये पंचायत समिति होती है। इसमें शामिल कौन होते हैं? पंचायतों के सरपंच, सरपंच शामिल होते हैं, स्थानीय सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, ये भी इनके सदस्य आरक्षित होते हैं, रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है इनको। तो ये सब पंचायत समिति के अंदर आते हैं। इसमें शामिल कौन कौन होंगे? एक तो सरपंच होंगे, जो स्थानीय स्तर के जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी पंचायत समिति में शामिल होते हैं।
विधान परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं, तो एमपी हैं, विधायक हैं, ये सारे इसमें सदस्य पंचायत समिति में शामिल होते हैं। नारी प्रतिनिधि यानी कि जो महिलाओं के प्रतिनिधि हैं, अनुसूचित जातियों के, ये सब इसमें इनके स्थान आरक्षित किए जाते हैं। नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस निकाय का अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है जिसका चुनाव समिति के सदस्यों के द्वारा होता है। अब आते हैं जिला परिषद पर। ये तो ग्राम पंचायत की बात हुई। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का सबसे ऊपर का स्तर जिला परिषद है। जैसे अभी हमने बात किया, एक तो ग्राम स्तर पर हो गया, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर पर हो गया, तीसरे जिला स्तर पर, तो ये जिला परिषद होती है। ये निचले स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों के बीच कड़ी का काम करती है। जैसे पंचायत समिति, राज्य विधानमंडल व संसद। जिला परिषद, एक जिला परिषद में सामान्यतः जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त जिले से संबंधित सांसद, विधायक, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियों जनजातियों और इस तरीके से प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। सामान्यतः परिषद के सदस्यों द्वारा इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जिला विकास अधिकारी ही जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है या सचिव होता है। जिला विकास अधिकारी जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीओ, जिला विकास अधिकारी, ये जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं या ये इसके सचिव होते हैं, ये कह सकते हैं। तो जिला विकास अधिकारी जिसको हम कहते हैं पीसीएस के अधिकारी, वे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यानी कि अगर विकास के कार्यों में अगर कोई समस्या होती है तो उसकी शिकायत आप जिला विकास अधिकारी के पास कर सकते हैं, क्योंकि वो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। विभिन्न प्रशासनिक और विकास विभाग के जिला अधिकारी इसके मतदान में हिस्सा न लेने वाले सदस्य होते हैं। यानी कि वो मतदान नहीं करेंगे जो और अधिकारी होते हैं, लेकिन वो शामिल रहते हैं। कई राज्यों में जिलाधिकारी, कलेक्टर भी एक मतदान न करने वाले सदस्य के रूप में परिषद से संबंध होता है। क्योंकि जिलाधिकारी को इसलिए शामिल किया जाता है, ये मतदान तो नहीं करेगा लेकिन विकास के कार्यों में ये भूमिका इसकी होती है, इसलिए इसको भी शामिल करते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। जैसे पंचायत जो प्रधान चुने जाते हैं 5 साल के लिए, वैसे ही जिला परिषद जो होती है जिला स्तर पर ये 5 साल के लिए होती है। देश के कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। कई राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर महिलाओं की जो सीटें हैं 50% आरक्षित हैं। यानी कि अगर टोटल सीट जितनी हैं उसमें से आधी सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित होंगे, महिला ही उस पर चुनाव लड़ेगी, दूसरा कोई नहीं। आप देखते हैं संवैधानिक निकाय एवं आयोग। संवैधानिक निकाय क्या हैं और कुछ आयोग हैं। निकाय का मतलब बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सबसे पहले उसमें आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। कैग इसको कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 148 से 151 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी पदावधि जो होगी पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक की होगी। इसके पहले भी इसको 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ये रिटायर हो जाएगा। यानी कि या तो 6 साल, और अगर 65 साल की आयु पूरी हो गई है तो कम में ही, मान लीजिए कि केवल 2 साल इसने सेवा की, लेकिन 65 साल उसकी उम्र हो गई है तो रिटायर हो जाएंगे। कहेगा सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद में वो भारत सरकार के किसी कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ये इसकी विशेषता है कैग की। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति
लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी पार्लियामेंट्री वॉचडॉग के रूप में की जाती है। क्योंकि हमने उस समय भी बात किया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड, भारत की जो संचित निधि है उसमें से एक भी पैसा तब तक नहीं निकाला जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा जब तक कि विधेयक संसद उसका अनुमोदन ना करे। तो जो भी उससे पैसा खर्च किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है, और वो कौन करता है? कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको कहा गया है कि ये पार्लियामेंट्री वॉचडॉग है, संसदीय प्रहरी है। ये देखभाल करता है कि कोई पैसा अननेसेसरी तो खर्चा नहीं किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, और उसकी रिपोर्ट वो देता है राष्ट्रपति को, और राज्यों की जो रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल को देता है। तो राष्ट्रपति को जब रिपोर्ट मिलती है तो उसको संसद में रखा जाता है, और जो राज्यपाल को रिपोर्ट मिलती है वो विधानसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है, यह भी हमने बात की है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, निर्वाचन आयोग। जैसे चुनाव कराने के लिए देश में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है संविधान में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। निर्वाचन आयोग का जो गठन होगा, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को मिलाकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति जो करेगा राष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन जो आयुक्त होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह 65 साल की आयु, जैसा अभी हमने पहले बताया था कैग के बारे में कि या तो 6 साल तक ये काम करेगा, और अगर 6 साल के पहले ही उसकी 65 साल की आयु पूरी हो जाए तो रिटायरमेंट उसका हो जाएगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बात की जाए तो ये 65 साल तक का रहेगा, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 62 वर्ष है। तो 6 साल 65 वर्ष में जो पहले आ जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ये पीरियड हो गया, और 62 साल या 6 साल इसके पहले जो भी आ जाए ये अन्य चुनाव आयुक्त के लिए। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, इसमें तो एक हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, और इसके बाद में कुछ अन्य जो इसके सदस्य होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ये तो 6 साल तक या 65 साल तक रहेगा, लेकिन जो अन्य सदस्य होंगे वो केवल 62 साल तक रहेंगे। सदस्य इसके और कितने होते हैं? तो इसमें लिखा है कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। वर्तमान में जो 3 सदस्य इसमें होते हैं, यानी कि एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक ये हो गया, और 3 अन्य सदस्य हो गए। इस तरीके से हमारा जो आज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 अन्य सदस्य हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? तो हम जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? यही निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन उसके अलावा कौन कौन काम है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके लिए आचार संहिता जारी करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केवल एक ही काम नहीं है चुनाव करवाना, वो और भी काम करता है। जैसे जो पार्टियां होती हैं, मान लीजिए कि बीजेपी हो गई, तो इसको जो सिंबल मिला है कमल का फूल, इसको किसने दिया है? चुनाव आयोग ने दिया है। ऐसे ही कांग्रेस को हाथ का पंजा मिला हुआ है। ऐसे अन्य दलों को भी अनेक चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं। ये सब कौन देता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आचार संहिता है, जैसे कहा गया कि आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये चुनाव के दौरान लागू किया जाता है
कि उस समय कोई सरकारें, जैसे मान लीजिए कि कोई करंट में जो सरकार हो और चुनाव होने वाले हैं, तो उस समय कोई नई योजना नहीं लागू करेगी, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा, कोई जाति या धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करेगा। ये सब आचार संहिता में बताया जाता है। तो ये कौन लागू कराता है, इसको पालन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि चुनाव की जो व्यवस्था करता है, चुनाव का निष्पक्ष प्रचार प्रसार करता है, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। मतदाता सूची भी तैयार करता है, क्योंकि जो नए मतदाता जुड़ते हैं तो उसको अपडेट करना होता है, उनको नाम डालना होता है ताकि वो चुनाव में वोट कर सकें। तो ये भी तैयार करवाने का काम चुनाव आयोग का होता है। इस तरीके से चुनाव आयोग के कई सारे काम हैं, केवल अकेले खाली चुनाव करवाना ही नहीं काम है। सुकुमार सेन पहले देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी थे। यानी कि जो सबसे पहले, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो जिन्होंने वोट डाला था वो कौन थे? श्याम शरण नेगी। अब एक संस्था थी वित्त आयोग। जैसे चुनाव आयोग था चुनाव कराने के लिए, ऐसे वित्त आयोग है। इसका वर्णन है 280 अनुच्छेद में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन, ध्यान रखें, जितने आयोग हैं उनका लगभग जो गठन करता है राष्ट्रपति करता है। जैसे वित्त आयोग हो गया, और भी जैसे ये वेतन आयोग का गठन होता है, इसको भी राष्ट्रपति इसको सिफारिश करते हैं। या राजभाषा आयोग है। तो इस तरीके से कई सारे जो आयोग बनते हैं वो राष्ट्रपति ही इनका गठन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हो गया फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इसमें 4 सदस्य और होते हैं। और एक इसका अध्यक्ष होता है। इसका कार्य क्या है वित्त आयोग का? केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण के बारे में सलाह देना है। जैसे ध्यान रखें कि कई सारे टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स तो केंद्र सरकार ने लगाया और केंद्र सरकार ने वसूली कर ली, लेकिन उसका जो पैसा आता है वो राज्यों को बांटा जाता है। तो जितना भी सरकार के पास जो पैसा आता है केंद्र सरकार के पास में, वो सारा केंद्र सरकार अपने आप नहीं खर्चा कर लेती है, उसका परसेंटेज राज्यों को भी दिया जाता है। कुछ पैसा केंद्र सरकार अपने पास रखती है, बाकी राज्यों को दिया जाता है। तो कितना पैसा अपने पास रखें और कितना पैसा राज्यों को बांट दिया जाए, यह व्यवस्था कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ये हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे अभी जो वित्त आयोग है इसने कहा है कि 41% जो होगा ये राज्यों को दिया जाएगा। तो जितना पैसा आएगा, मान लीजिए 100 रुपया टोटल आया, तो उसमें से 41 रुपया राज्यों को बांट दिया जाएगा और बाकी का जो पैसा होगा वो केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी। तो इस तरीके से जो वित्तीय संसाधन है उनका बंटवारा करने के बारे में ये फाइनेंस कमीशन ये तय करता है। ये हर 5 साल में गठन इसका होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन 243(1) के तहत किया जाता है। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पैसे का बंटवारा हो गया, तो ये केंद्रीय वित्त आयोग है 280 के तहत। लेकिन राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243(I) अनुच्छेद के अनुसार। ये राज्य वित्त आयोग है। ये क्या काम करेगा? बिल्कुल लगभग वही काम करता है, लेकिन ये राज्य का जैसे पैसा है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यों के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ, राज्य किसको देते हैं? ये अपने से निचली इकाई, यानी जो ग्रामीण प्रशासन है, जो जिला स्तर का प्रशासन है, जैसे अभी हमने बात की थी पंचायती राज, इनको क्या पैसा देना है, कितना पैसा देना है, ये राज्य वित्त आयोग ये तय करता है। तो 2 वित्त आयोग हो गए। एक तो केंद्र सरकार का हो गया जो केंद्र का पैसा राज्यों के बीच में बांटने की व्यवस्था करता है, और राज्य वित्त आयोग राज्य का जो पैसा होगा वो पंचायतों के बीच में, नगर पालिकाओं के बीच में कितना कितना बांटा जाएगा वो तय करता है राज्य वित्त आयोग।
इसका अनुच्छेद क्या है? 243I। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। एक और संस्था है, वो है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, इनका चयन करता है, ये परीक्षा लेता है संघ लोक सेवा आयोग। इसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि ज़्यादातर आयोग को राष्ट्रपति गठन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अपनी नियुक्ति की तारीख से लेकर 6 वर्ष तक या मैक्सिमम 65 वर्ष तक ही अपने पद पर रहते हैं यूपीएससी के जो सदस्य हैं। यूपीएससी के काम क्या है? जैसे अभी हमने कहा कि जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं, जो विदेश सेवा के लिए हैं, जो टॉप क्लास के अधिकारी होते हैं, उनके लिए यूपीएससी परीक्षा लेता है और उनका चयन करता है। तो यूपीएससी का काम क्या है? परीक्षाओं का प्रबंधन करना। जैसे हमने कहा कि आईएएस की परीक्षा लेता है ये। 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करते हैं तो उन राज्यों को उन सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती की योजनाओं को बनाने और संचालित करने में सहायता करना। संघ सरकार को सिविल सेवाओं या सिविल पदों की भर्ती की विधियों से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना। तो ये सब इसके काम हैं। केंद्र सरकार को कोई सलाह देना है अगर भर्ती के बारे में, सिविल पदों की भर्ती के बारे में, तो ये यूपीएससी उसको सलाह देगा। और बाकी हर साल ये यूपीएससी अपनी परीक्षा कराता रहता है, जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है उससे। तो ये संवैधानिक आयोग है, यानी संविधान में इसका वर्णन है। बहुत महत्व की बात होती है अगर कोई संस्थान संविधान के अंदर उसका वर्णन है, तो यूपीएससी का है। ऐसे लोक सेवा आयोग भी उत्तर प्रदेश का जैसे लोक सेवा आयोग है जो पीसीएस अधिकारियों की भर्ती करता है, वो भी संवैधानिक आयोग है। प्रशासनिक अधिकरण आते हैं। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 323 का के तहत इनको जोड़ा गया। 323 का और खा के तहत ये प्रशासनिक अधिकरण होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से न्यायालय हैं। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? न्यायालय हैं ये। लेकिन आम लोगों के लिए न्यायालय नहीं है। ये केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, सरकार के साथ में कोई विवाद होता है, सरकार मान लो किसी को सस्पेंड कर दिया सरकार ने, तो ये किस न्यायालय के पास जाते हैं? तो ये प्रशासनिक अधिकरण के पास जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी विभाग में काम कर रहा है, कोई लेखपाल है, और उसे सरकार ने उसे किसी कारण से निलंबन उसका कर दिया और उसके ऊपर कोई केस मुकदमा चलाया, तो उसके निवारण के लिए वो प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा। उसके लिए कोर्ट का काम करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनके लिए कोर्ट का काम करते हैं, न्यायालय के जैसे है। इसका वर्णन कहाँ पे है? 323 का और 323 खा में। संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम को पारित किया था। 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। ये आगे लिखा हुआ है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी प्रशासनिक अधिकरण की? कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित मामलों में शीघ्र और कम खर्चे में न्याय मिल सके। क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मामले 10-20 साल चलते रहेंगे, तो उनको जल्दी से न्याय मिल सके, इसके लिए स्पेशल कोर्ट हैं ये अधिकरण। इनको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स। आता है अब कुछ अन्य बातें राजभाषा के बारे में। भाग 17
के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। जैसे राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, देवनागरी का मतलब जैसे हम लिखते हैं ये लिखे राम, ये देवनागरी लिपि है। लेकिन इसी राम को हम ऐसे अगर लिख दें तो ये वाली जो लिपि है ये देवनागरी लिपि नहीं है। तो ये वाली लिखावट है जो हिंदी में जिसको हम कहते हैं लिखा जा रहा है, तो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी, इसको कहते हैं देवनागरी लिपि। और इसी राम को अगर हम इंग्लिश में ऐसे लिख दिए तो इसको हम कहते हैं रोमन लिपि। इसको क्या कहते हैं? रोमन लिपि। संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 राजभाषाओं को मान्यता मिली है। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि जो पहला राजभाषा आयोग बना था, कब बना था? 1955 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। ये हमें याद रखना है। फिर आते हैं कुछ और संस्थान, जिसमें आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ये क्या होते हैं? क्यों? लोकपाल के जैसे एक जो संस्था है वो स्वीडन में बनी थी, उसका नाम था ओम्बुड्समैन 1809 में। उसके बाद में प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सिफारिश की थी, तो पहली बार भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ये काम क्या करता है? लोकपाल का काम क्या है? लोक का मतलब जनता, पाल का मतलब संरक्षण, जनता का संरक्षण करता है ये। लोकपाल का मतलब जनता का संरक्षण करता है। जैसे अगर मान लीजिए जनता का कैसे संरक्षण करेगा? अगर कोई सरकार का आदमी कोई गलत काम करे, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी का हक न मिल रहा हो, तो उस अधिकारी के लिए शिकायत कहाँ करें? तो उस अधिकारी कर्मचारी पर जो नियंत्रण रखने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था की गई। जैसे आज के डेट में अगर हम देखें तो लोकपाल बड़े से बड़े अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक सभी को उसकी जांच कर सकता है लोकपाल। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार में है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है तो सर्वे कुछ भी कर सकता है। उसको भी जांच के दायरे में लोकपाल ले सकता है। ये है लोकपाल। पहली बार इसके लिए 1969 में प्रस्ताव रखा गया। संसद में कई विधेयक इसके संबंध में पेश किए गए, लेकिन ये बन नहीं पा रहा था। 2001 के लोकपाल संबंधी विधेयक में ये प्रस्ताव किया गया कि लोकपाल एक त्रिस्तरीय संस्था होगी। कहा गया कि लोकपाल एक त्रिस्तरीय संस्था होगी, 3 चरण की। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद इसके कार्यक्षेत्र में आएंगे और इनके संबंध में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग आदि की जांच लोकपाल करेगा। जैसे अभी हमने बताया था कि अगर ये बड़े बड़े जो जैसे मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, अगर ये कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो इनके लिए लोकपाल जांच करेगा। अगर इन्होंने कोई पद का दुरुपयोग किया है तो इसके लिए वो जांच करेगा। दिसंबर 2013 में राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा बिल को पास किए जाने के बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो 2014 को ये कानून बना लोकपाल लोकायुक्त का। कब? 1 जनवरी 2014 को, जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया तब। लोकपाल का गठन किस तरीके से होता है? कौन कौन होते हैं? लोकपाल के अंदर एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। इसमें 50% जो सदस्य हैं न्यायिक पृष्ठभूमि से लिए जाते हैं, क्योंकि ये जांच करता है, इसलिए ज्यूडिशरी से लिए जाते हैं 50% सदस्य। टोटल 8 सदस्य हो सकते हैं लोकपाल में। लोकपाल चयन समिति। लोकपाल चयन समिति में 5 सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अतिरिक्त लोकसभा के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कार्यरत
न्यायाधीश ये सदस्य होंगे। तो इस तरीके से एक टीम बनेगी और उस टीम के द्वारा लोकपाल का चयन किया जाएगा। यानी कि लोकपाल का चयन करने के ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को उठा के लोकपाल नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक समिति बनेगी और वह समिति में 5 सदस्य होंगे। और ये 5 सदस्य में कौन कौन आदमी शामिल रहेंगे? तो पहली बात तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो रहेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें रहेंगे और इनके द्वारा नियुक्त जो उच्चतम न्यायालय का जो कार्यरत न्यायाधीश होगा, ये सब लोग मिल करके लोकपाल का चयन करेंगे। लोकपाल चयन समिति के पहले 4 सदस्यों द्वारा कई गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता 5वां सदस्य होगा। तो इस तरीके से ये 5 सदस्य हुए। प्रथम लोकपाल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पिनाकी चंद्र घोष न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। फिर आता है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट। ये 2005 में आया है सूचना का अधिकार, इसको कहते हैं आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये क्यों लाया गया? शासन में क्या हो रहा है ये लोगों को जानने का अधिकार है और इसीलिए ये सूचना का अधिकार लाया गया कि हमें सूचना चाहिए। मान लीजिए कि कोई ग्राम प्रधान सड़क बनाने में 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, तो लोगों को जानने का अधिकार है कि 10 लाख रुपए में क्या क्या सामान लेके आया है, तो उससे आरटीआई लगा करके पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो सूचना के अधिकार के तहत उसको आम जनता को जानने का अधिकार है कि वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया गया है, किस तरीके से खर्चा किया गया है। तो प्रशासन की पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जवाबदेही लाने के लिए ये सूचना का अधिकार कानून लाया गया 2005 में। संसद ने इसको 2005 में पारित किया था। सूचना का अधिकार 2005 से प्रभावी हो गया। यह है सूचना का अधिकार। ये सभी को आज भी सबको ये मिला हुआ है। ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस क्या है? शासन, ई शासन। जैसे शासन में हम जानते हैं कि हमें अगर कोई समस्या है तो हमें शासन तक पहुंचना पड़ता है। जैसे शासन हमारे पास कहाँ होता है? शासन की जो शुरुआती इकाई है हमारे पास, एक तो हो गई हमारे जिला स्तर का प्रशासन, जिसको लीड करता है जिलाधिकारी, और खंड स्तर पर छोटे अधिकारी हो गए जैसे एसडीएम वगैरह हो गए, और उसके बाद में हमारे आते हैं मुख्यमंत्री, फिर आते हैं प्रधानमंत्री। तो ये इन सबों की जो व्यवस्था है पूरी, इसी को हम शासन कहते हैं। लेकिन ई शासन क्या, ई गवर्नेंस क्या है? हमें अगर कोई ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री तक पहुंचना है, मान लीजिए किसी मामले को हमें सुलझाने के लिए, तो बहुत मुश्किल काम है, वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है, ना के बराबर। लेकिन ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि आप ईमेल कर दें, वहाँ पे आप और इलेक्ट्रॉनिक जरिए से मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर उनको भेज दें अपनी समस्या। तो इस तरीके से जो आपका समाधान हो जाए, ये है ई गवर्नेंस। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के तहत शासन प्रशासन की पहुंच जन जन तक विस्तारित करना, इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस का। जैसे अभी हमने बात किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, हर आदमी के खाते पे पैसा आ जाता है, ये क्या है? ई गवर्नेंस है ये। जैसे मान लीजिए कि बैंक में कुछ पैसा आया और उसकी सूचना मोबाइल के ज़रिए लोगों को मिल जाती है कि आपका इतना पैसा आ गया है, या इतना पैसा कट गया है, या इतना पैसा निकाल लिया गया है।
ये क्या है? ई गवर्नेंस है। यही है ई गवर्नेंस। जो मोबाइल के जरिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आता है, मोबाइल आता है, इंटरनेट आता है, वेबसाइट के जरिए, कोई ऐप के जरिए, ये ई गवर्नेंस है। जैसे आज हॉस्पिटल में अगर किसी को जाना हो दवा लेने के लिए, तो एक आभा ऐप है, आयुष्मान भारत ऐप, आभा ऐप, ये आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ कार्ड। इस आभा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए हॉस्पिटल में जाके, जिला अस्पताल में, और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और उसके बाद में जब आपको दोबारा से किसी अन्य दिन में, एक बार अगर आप अपने मोबाइल से कर लिए, तो उसके बाद में जब कभी हॉस्पिटल में जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो आपको पर्चे बनाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उसी आभा ऐप पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपना पर्चा बनवा सकते हैं। इस तरीके से ये ई गवर्नेंस है। ये जो शासन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो शासन है, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं, ई शासन। इसका उद्देश्य क्या है? हर आदमी तक पहुंच बनाना शासन की। आज एक एक व्यक्ति के पास शासन तक पहुंच है। अगर कोई भ्रष्टाचार कोई अधिकारी कर्मचारी कर रहा है, तो अगर किसी आदमी को जानकारी है, तो मोबाइल के जरिए वो वीडियो बना करके और दे सकता है, या उसको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, किसी भी जरिए, फेसबुक पर, जो हमारे अन्य संसाधन है, जो सोशल मीडिया है, उस पर वो डाल सकता है और उसके जरिए उस पर एक्शन होगा। तो यही है ई गवर्नेंस। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बहुसंजाल, सरकार से जनता तक, सरकार से व्यवसाय तक, सरकार से सरकार तक, नागरिक से नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करता है। सरकार से जनता तक यानी गवर्नमेंट टू कॉमन पब्लिक, और सरकार से व्यवसाय तक, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार को कोई सूचना देनी है तत्काल में, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो तुरंत एक ईमेल कर दिया और वो सूचना पहुंच गई। तो ये क्या है? ये सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। ऐसे ही अगर सरकार ने और कोई योजनाएं चलाई है या कुछ किया है या कोई सूचना देनी है, तो उसको फटाफट एक सूचना दे करके और सभी लोगों तक पहुंचा सकती है अपनी बात को। ये है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आज के डेट में बहुत कामयाब है, खास करके बैंक के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। उद्देश्य क्या है कि जवाबदेही सरकार की लाना। जैसे अभी हमने कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की चीज़ों को आप बता सकते हैं, सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं एक ईमेल के जरिए। जैसे मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप शिकायत कर देते हैं, केवल हर नागरिक कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? कि सरकार की जवाबदेही बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, सरकार की पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, सरकार के निर्णय में सुधार किया जाए, लोगों के विश्वास को बढ़ाया जाए कि सरकार में हम अगर कोई शिकायत करते हैं तो हमारा निराकरण किया जाएगा। ये सब इसके उद्देश्य हैं ई गवर्नेंस के। तो ई गवर्नेंस हमारा आज के डेट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे हम मोबाइल के ज़रिए अपने रेलवे टिकट को बुक कर लेते हैं, हमें रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, घर में बैठे अपने मोबाइल से ही हम टिकट बुक कर लिए, और उसे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कैंसिल भी कर देते हैं, पैसा हमारे पास वापस आ जाता है। ये ई गवर्नेंस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसा नहीं होता तो हमें रेलवे लाइन में लगना पड़ता। जैसा कभी आज के 20 साल पहले अगर देखा जाए तो लगभग यही सारी व्यवस्था थी। इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं होती थी। उपयोगिता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो देश विदेश के घटनाक्रम से भली भांति परिचित हो सकेंगे। योजनाओं, दस्तावेजों का रखरखाव संभव होगा। सूचनाएं सीधे व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी, ये ई गवर्नेंस के जरिए।
समस्याएं। आम नागरिकों में जानकारी का अभाव है, ये एक समस्या है। सरकारी स्तर पर मितव्ययिता का अभाव है। सूचना क्रांति का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का अभाव है। कई सारे लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अगर उनके पास मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है। कई लोगों के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन वहाँ पे नेट सही से काम नहीं कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब कुछ चैलेंजेज हैं, क्योंकि जब तक के नेट नहीं होगा तब तक के इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस काम नहीं कर पाएगा। कोई भी सूचना है अगर आई और मोबाइल नहीं है या फिर नेट नहीं है तो वो सूचना नहीं पहुंच पाएगी। ये सब समस्या हैं। ई जिले यानी ई डिस्ट्रिक्ट, ई गवर्नेंस के अंदर एक मिशन मोड परियोजना है जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत उच्च मात्रा वाली सेवाओं की कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत लाना है। जैसे हम देखते हैं कि भूलेख एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का। भूलेख एक वेबसाइट है, इस पर आप जाके अपनी खतौनी निकाल सकते हैं, यानी आपके खेत के जो अकाउंट है उसको आप देख सकते हैं। किसको आपने बेचा है, कब खरीदा गया है, उसके बेस पर कोई लोन लिया गया है, ये सब ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए। जैसे ज्ञानदूत परियोजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। कॉम्पैक्ट 2020 आंध्रा की योजना है। भूमि कार्यक्रम ये कर्नाटका का है। फ्रेंड्स ये केरला का है। दिशा हरियाणा का है। ये सब क्या है, ये ई गवर्नेंस परियोजनाएं हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे आज के हम वोट देने जाते हैं तो आप अंगूठा नहीं लगाते हैं, केवल बटन दाबते हैं और वो वोट हमारा दर्ज हो जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, उस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ईवीएम कहते हैं। 1998 में पहला प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में हुआ था इसका, ईवीएम का। गोवा पहला राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार ईवीएम से चुनाव कराए गए। ये ध्यान रखने की बात है। आज के डेट में तो जहां भी चुनाव होता है ईवीएम से होता है, लेकिन गोवा पहला राज्य है जहां पे इसने ईवीएम से चुनाव कराया था। और 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। फिर आता है वीवीपैट के जरिए मतदाताओं का फीडबैक। ये वीवीपैट ये क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट है। ये क्या होता है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो जब वोट हम कर चुके होते हैं तो एक स्लिप निकलती है, यानी कि आपने वोट किसे दिया है, ये स्लिप निकलती है। वीवीपैट इसको कहते हैं। ये मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है, यानी लोगों को पता चल जाए कि हमने जिसे वोट किया है वो उसको वोट मिल चुका है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्वतंत्र पुष्टि है। यह व्यवस्था मतदाता को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देती है कि उसकी इच्छा अनुसार मत पड़ा है या नहीं, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वोट किसे दिया है। तो ये वीवीपैट के जरिए होता है। आता है चुनाव के मामले में एक नोटा का अधिकार। नोटा क्या है, यह है लोकतंत्र में। जैसे हमें चुनाव में वोट देना है तो हमारे पास मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, और हमें पता है कि ए वाला अच्छा है तो ठीक है इसको वोट दे दिए, बी वाला अच्छा है तो इसको वोट दे दिए। और अगर हमें पता है कि ना ए अच्छा है ना बी अच्छा है तो हम क्या करें, यानी वोट तो किसी न किसी को डालना ही है। लेकिन हमें पता है कि कैंडिडेट ए भी अच्छा नहीं है और बी भी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए जो जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें एक नोटा का एक बटन है,
नोटा। तो आप अगर किसी को पसंद नहीं करते तो नोटा को वोट दीजिए, यानी कि किसी को, नन ऑफ दी अदर्स। आप किसी भी को वोट नहीं देते हैं, ये नोटा का अधिकार है। अगर मान लीजिए कि नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो कैंडिडेट, जिस पार्टियों ने जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं, वो कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है, लोगों की नज़र में अच्छे कैंडिडेट नहीं है, इसलिए लोग नोटा को वोट दे रहे हैं। ये हमारे पास एक विकल्प है आज के ईवीएम मशीन में। लोकतंत्र में मतदाताओं का अधिकार होना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रत्याशी का चुनाव ना करें और इसके लिए नोटा वो वोट दे दें। और जब ऐसा किया जाएगा तो जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मजबूर हो जाएंगी कि वो अच्छे कैंडिडेट को चुनाव में उतारें। उच्चतम न्यायालय के अनुसार नोटा के विकल्प के माध्यम से मतदाताओं का अधिकार होगा कि राजनीतिक दलों को स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए मजबूर कर दें, विवश कर दें। ये नोटा का मतलब है। तो नोटा का मतलब नन ऑफ दी एबव, जो ऊपर बताए गए हैं उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव, उनमें से कोई नहीं, तो यह है नोटा। अब हम देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कुछ किए गए हैं और वो क्या संशोधन है उनको देखते हैं। संविधान के संशोधन करने की जरूरत ही क्यों होती है? संविधान संशोधन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब संविधान बना था तो हमें पता है कि संविधान 1949 में लागू किया गया। 1949 में बना, 1950 से लागू हो गया। उस समय बहुत कुछ संविधान में लिखा गया कि ऐसी स्थिति में यह किया जाएगा, लेकिन बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं कि संविधान में, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कोई स्थिति आ सकती है। मान लीजिए कि जब संविधान बना था उस समय ये पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस 2020 में इस तरीके से आएगा, तो इसके लिए कोई लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, सरकार को कोई अतिरिक्त शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जिनके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं भविष्य में, तो जो हमारा वर्तमान का संविधान है उसमें वो बातें नहीं कही गई हैं कि उससे निपटारा कैसे करें। तो इसके लिए होता यह है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाता है और वो प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं जो आज की ज़रूरत होती हैं। जैसे मान लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान ये बना था उस समय आतंकवादी गतिविधियों के बारे में नहीं पता था कि आतंकवादी इस तरीके से देश में तबाही करेंगे। तो इसके लिए बाद में संविधान में संशोधन किया गया और एक एक्ट है जिसको आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसमें संशोधन करके उसको बहुत सख्त बनाया गया और इसलिए उसको बनाया गया कि आज की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनसे निपटा कैसे जाए। तो जो संविधान संशोधन होते हैं इसलिए होते हैं कि आज की ज़रूरत के अनुसार संविधान में बदलाव किए जा सकें। तो जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है, उसके बाद में जो जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनको देखते हैं, कुछ ज़रूरी है। जो पहला संशोधन हुआ 1951 में हुआ, भूमि सुधार के मामले पर। राज्यों के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो ये पहला संविधान संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची के लिए भूमि सुधार कानून को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। ये पहला संशोधन किया गया 1951 में। 7वां संशोधन किया गया 1956 में। और क्यों किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे? क्योंकि पहले जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों के अधीन जब देश था तो उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और अवध का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये लखनऊ प्रेसिडेंसी थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो फिर उसका फिर से भाषा के आधार पर गठन किया गया कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे पंजाब में जो आज लोग हैं वो पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं, और इसी पंजाब से कट करके जो हिंदी भाषी लोग थे वो हिमाचल प्रदेश बन गया। ऐसे ही जो गुजराती बोलने वाले थे वो गुजरात उनका राज्य बनाया गया, और जो मराठी बोलने वाले थे उनका राज्य बनाया गया महाराष्ट्र। तो और पहले ये दोनों एक होते थे, जो आज का गुजरात है और महाराष्ट्र है ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, लेकिन बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया। ऐसे ही और राज्य बनाए गए। तो ये जैसे केरला में मलयालम बोलने वाले लोग हैं, कन्नड़ा बोलने वाले कर्नाटका में हैं, ऐसे ही तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में। ये है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1956 में। और इसके लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया। 12वां संशोधन किया गया 1962 में। किस लिए किया गया? कि जो गोवा दमन द्वीप ये भारत का अंग बनाया गया इसको, क्योंकि इसके पहले इस पर पुर्तगाली शासन हुआ करता था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया, जब नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया। 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में, जब पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 26वां संशोधन किया गया 1971 में, जब राजाओं की उपाधियां और प्रीवीपर्स और विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। और 1973 में 21वां संशोधन किया गया, जब लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। अब यह संशोधन इसलिए किए गए कि ज़रूरत थी समय की। पहले 525 सदस्य होते थे लोकसभा में और अब 545 कर दिए गए हैं 1973 में। लेकिन 1973 के बाद में आज 2025 में फिर से 52 साल बीत गए हैं। 52 सालों में हो सकता है कि अब जो नई संसद बनी है ये इसीलिए नई संसद बनाई गई है कि जो सदस्य हैं 545 इनको भी सदस्यों को और बढ़ाया जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और इसलिए जो एमपी होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए। तो ज़्यादा लोगों को बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और जो पुरानी संसद थी उसमें लोग शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए नई संसद भी बन गई है। और ये 1973 में 545 सदस्य किया गया था। हो सकता है कि आगे चल के संविधान में संशोधन करके इसको बढ़ा करके और आगे किया जाए। 36वां संशोधन किया गया 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये 36वां संशोधन है। ये सारे संशोधन को हमें याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है किस संशोधन से, तो 36वें संशोधन से 1975 में किया गया है ये। उसके बाद में 39वां संशोधन, ये भी 1975 में हुआ। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। ये 1975 में 39वां संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन के विवाद हैं उनका न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकेगा, न्यायिक परीक्षण से मुक्त रहेंगे। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बहुत जरूरी संविधान संशोधन है ये। इसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य से जोड़े गए। जब हमने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा है तब भी हमने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया था, बाद में जोड़ा गया है। टोटल 10 जोड़े गए, बाद में फिर से एक बार और संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें था कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाए। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये टोटल जो मौलिक कर्तव्य है ये जुड़ा था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद में। और 42वें संविधान संशोधन में क्या जुड़ा था? प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता यानी इंटेग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए थे। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन होता है 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। इसमें किया गया है कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति को लेकर के था वो खत्म कर दिया गया, कि संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और वो उसके संपत्ति को अगर सरकार हड़पती है तो कोर्ट में जा सकता है कि हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि हमने बात की है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति पहुंच सकता है। इसलिए संपत्ति को ही मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको एक 300 के तहत केवल एक अधिकार है वो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। यानी कोर्ट में आदमी नहीं जा सकता है, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ये कहने का मतलब है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ये 44वें संशोधन में जोड़ा गया। जैसे आपात की घोषणा हमने बात की थी कि जो 1975 में आपात की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो किया गया था, उसमें उसके जस्ट बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का ये दुरुपयोग है, गलत प्रयोग है आपातकाल लगाना, क्योंकि विरोधियों को, सारे विरोधियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। इसको सुधारने के लिए कि आगे से कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके से हरकत ना कर सके, इसके लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो आपातकाल लगाने की जो शर्त थी आंतरिक गड़बड़ी, उसको अब नहीं माना जाएगा। अब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आपातकाल लागू होगा। सशस्त्र विद्रोह यानी औजारों के साथ में अगर विद्रोह हो तब आपातकाल लगाया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति ये आपात की घोषणा करेगा, इमरजेंसी। ऐसे नहीं कि अपने मन से मंत्रिमंडल यानी कि जो प्रधानमंत्री उसका है मंत्रिमंडल का, वो आपात की घोषणा कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है। उसके बाद में आता है 58वां संशोधन। ये भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान है। फिर उसके बाद आता है 61वां संशोधन। ये बहुत ज़रूरी है, 1989 में परीक्षा में आता है। ये मताधिकार की आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। 1989 के पहले क्या था कि लोग 21 साल जब होते थे तब जाके वोट करते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो 18 साल का नागरिक हो गया है वो वोट दे सकता है, 21 साल नहीं। 69वां संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, ये भी परीक्षा में आता है। 1991 में किया गया, जब दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम किया गया और विधानसभा की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया 69वें संविधान संशोधन से, और विधानसभा की स्थापना भी की गई।
71वां संशोधन किया गया 1992 में। 8वीं अनुसूची में जो अभी भाषाओं की बात हमने की है उसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया। फिर एक बहुत ज़रूरी संशोधन किया गया 73वां 1993 में। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। जैसे अभी हमने पंचायती राज पढ़ा है तो वही पंचायती राज ये कब लाया गया? 73वें संविधान संशोधन से 1993 में पंचायती राज। 74वां संशोधन किया गया 1992 में। नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे जो पंचायती राज है इसको 73वें संविधान से जोड़ा गया, जो गाँव की जो पंचायत है, और जो नगर पालिका जो शहरों में यही पंचायती राज व्यवस्था टाइप की जो व्यवस्था थी उसको 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1992 में। नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे नगर पालिकाएँ होती हैं। संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई, ये भी इसी 74वें संविधान संशोधन से किया गया। 86वां संविधान संशोधन, अभी हमने बात किया था मौलिक कर्तव्य के मामले पे कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो, इसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर आता है एक संविधान संशोधन जो है 92वां 2003 में किया गया। ये संशोधन 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वें संशोधन में। फिर आता है 93वां संशोधन, ये बहुत जरूरी है। ओबीसी के बच्चों को सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण देने के लिए ये 93वें संशोधन में 2006 में जोड़ा गया कि जो ओबीसी के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में और निजी शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया जाएगा। 99वां 2015 में संशोधन किया गया, ये जरूरी एक है क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक कह दिया था और ये ख़त्म कर दिया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग ये क्या था? ये जजों को नियुक्त करने के लिए आयोग बनाया गया था कि जजों को, जैसे अभी हमने बात किया है कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति करता तो है लेकिन उसके जो रिकमेंडेशन आते हैं जिसके सलाह से वो किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके, और उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ही जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सलाह से। तो इसको हटाने के लिए कि जो न्यायिक नियुक्ति एक आयोग बना दिया जाए, जैसे आईएएस का गठन चयन करने के लिए एक यूपीएससी आयोग होता है, लोक सेवा आयोग, ऐसे ही न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की व्यवस्था की गई। कब? 99वें संशोधन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, और इसलिए इसको समाप्त कर दिया। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन 2015 में। भारत और बांग्लादेश में कुछ सीमा विवाद था, तो उस सीमाओं को, जैसे कुछ सीमा, ये मान लीजिए सीमा है और इधर बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है और इधर भारत है, तो कुछ सीमाओं को भारत ने बांग्लादेश को, कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश से भारत में मिलाया। तो ये जो समझौता हुआ था ये 100वें संविधान संशोधन के बाद में इसको लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में, जब जीएसटी को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जो आज जीएसटी लागू होता है, ये 2016 के 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, जहाँ पर कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी ओबीसी का जो आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019 में किया गया, जब
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको कहते हैं EWS कोटा। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जैसे इसके पहले क्या था कि जो ब्राह्मण या सिंह यानी जो क्षत्रिय वर्ग होते थे, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता था, चाहे भले ही वो गरीब ही हों। लेकिन 2019 में ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, वो चाहे वो ब्राह्मण हों या कोई अन्य वर्ग में हों, जिनको पहले आरक्षण नहीं मिलता था, उनको भी अब आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। EWS कोटा इसको कहते हैं। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। किस लिए किया गया कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST की सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, कि जो SC ST की सीट हैं वो 10 साल तक अभी और आगे उनको आरक्षण मिलता रहेगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। 104वें संशोधन 2020 के हिसाब से। 105वां संविधान संशोधन किया गया 2021 में। उद्देश्य क्या था कि राज्यों के द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के राज्यों की शक्ति को बहाल करना। यानी कि अगर पिछड़ा वर्ग कोई है तो उसकी पहचान कौन करेगा, उसको मान्यता कौन देगा? राज्य सरकार मान्यता देंगी। लेकिन ये शक्ति छीन ली गई थी। बाद में 105वां जो संविधान का संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि राज्यों को यह शक्ति दोबारा दी जाती है कि जो पिछड़ा वर्ग है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, इस पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए राज्यों को ही ताकत मिलेगी। यानी राज्य ये सर्टिफाई करेगा कि ये आदमी पिछड़ा है सामाजिक शैक्षणिक रूप से, तो उसको पिछड़ा माना जाएगा और उसको उसका लाभ मिलेगा। ये इसका कहने का मतलब था। 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया, यानी जस्ट 2 साल पहले। क्या था ये कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, कहाँ पर? लोकसभा में और राज्य विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षण किया जाएगा। ये 106वां संविधान संशोधन है 2023 में, जो जस्ट 2 साल पहले ये किया गया संविधान संशोधन। इसके लिए किया गया महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। ये हमें संविधान के जो संशोधन है ये हमें बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो जो जरूरी संविधान संशोधन है वो इसमें दिए गए हैं, इनको हूबहू बिल्कुल ऐसे ही तैयार रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन समाप्त होता है।